नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में चुनाव 4 चरणों में होंगे। साथ साथ देश के अन्य राज्य हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां काफी बड़ी संख्या सीटों की होने के बाद चुनाव एक ही चरण में कराए जा रहे हैं। कई ऐसे भी राज्य जहां 2 चरण या 3 चरण में है। लेकिन सबसे खास यह है कि मध्य प्रदेश जैसे शांत राज्य, यहां 4 चरण में चुनाव। सवाल हो रहा है कि क्या मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 4 चरणों तक इंतजार करना था। वैसे तो चुनाव आयोग का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है काफी लंबा है, और लंबे के साथ साथ जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते वक्त निष्पक्षता और तमाम वादे की, लेकिन जो कार्यक्रम आया है, कार्यक्रम ही पहली नजर में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, कई सारी शंकाओं को भी जन्म दे रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। हालांकि चुनाव आयोग है, उसे चुनाव कराना है, उसे अपनी सुविधाएं देखना है, लेकिन जो पूरे का पूरा कार्यक्रम है उससे लेकर प्रश्न तो उठ ही रहे हैं, और प्रश्न उठ रहे हैं। तो हमने यही इस खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं। एक विशेष मेहमान जो हमसे जुड़ने जा रहे हैं, मैं आपका परिचय कराऊंगा। श्री राजेश बादल साहब। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 पीएम के दर्शकों को मैं पहले जानकारी दूं कि राजेश जी 4.5 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है पत्रकारिता का, और देश भर में वे चुनावों को कवर करते हैं, और बहुत लंबा अनुभव है। तमाम जो राजनीतिक और प्रशासनिक सब सारे क्षेत्रों में वे अनुभव रखते हैं। राज्यसभा में वे रह चुके हैं। टीवी राज्यसभा को उन्होंने एक नई ऊंचाइयां दी थी एक दौर में, और आज भी वो उनके दौर को याद किया जाता है। राज जी, बहुत बहुत स्वागत के साथ मैं आरंभ करना चाहूंगा कि जो ये चुनाव की तारीखों की घोषणा की है, तो पहले मध्य प्रदेश से 4 चरण, लगता है कि मध्य प्रदेश से शांत राज्य में, हालांकि पिछला भी जो 2019 का चुनाव था तब भी 4 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन आप देखते हैं क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आज हो रही है, रिपोर्ट आ चुकी है। कैसे देखा जाए कि ये मध्य प्रदेश जैसे शांत राज्य में 4 चरण ठीक लगता है आपको? धन्यवाद संजीव। देखिए, आपके इस प्रश्न के 2-3 भाग हैं। पहला भाग तो ये है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों में 4 चरणों में जहां हुआ है चुनाव, और इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ हालिया वर्षों में जो चुनाव अपेक्षाकृत हम समझते हैं कि कम समय में हो सकते हैं, वो कम समय में ना हो के उनका पीरियड बढ़ता जा रहा है। और जैसे आपने बताया कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में है, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में है। अब छत्तीसगढ़ तो 11 सीटों का छोटा सा राज्य है। एक बात कही जाती है कि हाँ, बस्तर वाला इलाका थोड़ा सा नक्सली होता है, तो वहां हमेशा से 2 चरणों में होते रहे हैं। एक आंध्रा या कौन सा आपने राज्य बताया था, वहां पे भी 4 चरणों में शायद हो रहे हैं। तो ये जो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अजीब सा विरोधाभास है संजीव जी, कि जब भारत में 1951 में निर्वाचन कानून अधिनियम पारित हुआ और उसके साथ ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, तो अब देखिए 1951 में वो प्रक्रिया 4 महीने चली थी। तो 4 महीने चलने के पीछे उसमें मकसद समझ में आता था, उसका उद्देश्य बैलेट पेपर पर होता था, ईवीएम नहीं आई थी। एक, उस समय ट्रांसपोर्ट आसानी से नहीं मिलता था। 2, उस समय मतगणना में एक-एक मतपत्र को मिलाया जाता था, तो मतदान दलों को पहुंचने में 6-6 दिन लग जाते थे। फिर लौटने में टाइम लगता था। फिर उसके बाद मतगणना हमने खुद ही देखा है कि 3 से 4 दिन, 5 दिन तक मतगणना चलती थी। तो ऐसे दौर में उस समय जबकि संचार और कम्युनिकेशन के जो साधन है, संप्रेषण के साधन है, वो बहुत सीमित थे, चुनौतियां थी। तब तो मान के लगता था कि भाई हिंदुस्तान जैसा जो बहुत विराट लोकतंत्र है और इतना बड़ा लोकतंत्र है तो समय लगेगा। लेकिन हमने ही देखा कि बाद के दशकों में चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिभा प्रमाणित की, और उस समय को घटाते 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 वो काफी कम ले आए थे। अब इधर हम कुछ देखते हैं कि हालिया कुछ सालों में, कुछ वर्षों में फिर ये सिलसिला ऊपर जाने लगा है, यानी समय बढ़ने लगा है। तो हम अब ईवीएम पर हैं, बहुत सारा सिस्टम हमारा कंप्यूटर से नियंत्रित होता है। अब हेलीकॉप्टर हमारे पास उस समय तो नहीं थे इस तरह अफरात में, लेकिन हमारे पास अब पर्याप्त संख्या में हेलीकॉप्टर हैं। मतदान दलों को लाने और ले जाने के लिए अत्याधुनिक साधन है, यानी बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं लगता, और काउंटिंग भी
कमोवेश आप देखिए सुबह शुरू होती है और शाम तक खत्म हो जाती है। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि भारत में ये चुनाव 25 दिन 26 दिन, जैसा कि एक अपवाद आप देखेंगे कि बीच में मिलेंगे भी, हुआ भी है ऐसा, लेकिन इतने लंबे समय तक आप देखिए कि करीब करीब 1 महीना 20 दिन ये चुनाव प्रक्रिया चलेगी। आचार संहिता अगर आज से मान लें तो 4 जून को मतगणना होगी, अगर मुझे बिल्कुल ठीक याद है तो। बिल्कुल तो 4 जून। इतना लंबा समय लोगों को थोड़ा-सा दिमागों को परेशान करता है कि हम जैसे-जैसे आधुनिक हो रहे हैं, संचार के साधन हमारे आगे जा रहे हैं और हम जो है पीछे जाते रहे हैं कि हम क्यों टाइम लगाते हैं, क्यों देर करते हैं। तो ले दे के उसके 2 कारण 3 कारण मुझे समझ में आते हैं। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, या जो ऐसे जो राज्य हैं, जहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां इसलिए अधिक हैं क्योंकि ये राज्यों में उसका उसके गढ़ माने जाते हैं और अच्छा खासा वोट बैंक है उसका, और आमने सामने यानी कांग्रेस के साथ उसकी सीधी लड़ाई है, कोई तीसरा दल नहीं है। और इतने ऐसे में प्रचार के जो साधन हैं, बड़े शिखर नेताओं के जो प्रचार के अभियान हैं, वो चारों जो 4 चरणों में है, हर चरण में उनको मौका मिल जाए, अवसर ऐसा मिल जाए, ऐसा मुझे एक कारण तो ये लगता है बिल्कुल कि बिल्कुल। हालांकि सभी को मिलेगा, ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी को मिलेगा और कांग्रेस को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि चूंकि संसाधनों के नजरिए से और तमाम अपने आईटी तंत्र के नजरिए से बीजेपी प्रचार में अपने प्रतिद्वंदी पार्टियों से काफी आगे है। इसमें तो कोई स्वीकार करने में दो राय होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल तो जाहिर सी बात है कि अगर लंबा समय मिलेगा तो उनको तैयारियों का समय ज्यादा मिलेगा, उनको रैलियों का समय ज्यादा मिलेगा, लोगों तक मतदाताओं तक संपर्क करने का समय ज्यादा मिलेगा। तो एक तो दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि शायद ये कारण हो सकता है। तीसरा जो मुझे लगता है कि हम ये मान के चलें कि दुनिया मतलब तमाम देशों का हम अगर अध्ययन करें तो ठीक है, क्या अमेरिका जैसा हमारा प्रणाली तो हमारी नहीं है, हमारे यहाँ दूसरे तरह की प्रणाली है। तो ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मतदान और मतगणना, इसके बीच में जो फासला है वो काफी होता है। तो ये जो चीज है, ये मुझे लगता है कि शायद कहीं अ, इसको घटाए जाने की जरूरत है। और सब लंबे समय तक मत पेटी ईवीएम्स स्ट्रांग रूम में रखी रहती हैं, लंबे समय तक लोग सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, संसाधन उस समय तक आचार संहिता लगी रहती है। जो इतने लंबे समय तक जब चुनाव चलते हैं तो आप ये देखिए सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता तैनात रहते हैं, मतपेटियां ईवीएम्स स्ट्रांग रूम में रहती हैं, और तमाम आचार संहिता के चलते विकासशील देश में गांव गांव तक वो आचार संहिता लागू रहती है। तो ये जो विकास के काम थम जाते हैं, रुक जाते हैं, वो बड़ा नुकसानदेह है। आप जानते हैं कि मार्च अप्रैल का समय है, कुछ दिनों बाद मानसून आ जाएगा, बहुत सारे विभागों को मानसून के समय की तैयारियां करनी होती हैं। तो ये विकास के नजरिए से लंबे समय तक आचार संहिता का चलना ठीक नहीं है। आपने एक चीज कही, विरोधाभास। बिल्कुल विरोधाभास नजर आता है। एक तो देखने में आया कि बहुत सारे राज्य जहां लगभग लगभग कहीं 26 सीटें हैं, कहीं 20 सीटें हैं, कहीं 39 सीटें, वहां एक चरण में चुनाव है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, वहां 4 चरणों में चुनाव है। जबकि हम अगर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश जाएं तो यहां पूरे 7 चरण लिए गए। यूपी में 80 सीटें हैं, 7 चरण। बिहार में 40 सीटें हैं, 7 चरण। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 7 चरण। इसे कैसे देखते? जब हम निष्पक्षता या उसकी बात करते हैं, जो चुनाव का कार्यक्रम बनता है, ठीक है, आप एक जहां शांत राज्य है वहां आप बिल्कुल एक 4 चरण ले जाते हैं। ठीक है कि पश्चिम बंगाल में आपको आशंका हो सकती है, बिहार में हो सकती है, लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई ऐसे और राज्य जहां नक्सल समस्या है, कहीं और किसी तरह की समस्या है, वहां का ये बैलेंस जो नहीं बन पाया, इनबैलेंस है। इस पर आपकी टिप्पणी रहेगी जी। मैं वही तो कह रहा हूं संजीव कि जहां जिन राज्यों में कहीं स्वाभाविक कारण है तो वहां तो समझ में आती है बात कि भाई ठीक है, आप चरण बढ़ाइए। लेकिन जैसे जैसे हम साधनों से लैस होते जा रहे हैं, सारा सिस्टम हमारा कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, जाने आने के साधन हमारे बढ़ रहे हैं, और हम जो है लंबा समय लेते जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो चलिए, मतलब महादेश है उत्तर प्रदेश, और कई
देशों के बराबर उत्तर प्रदेश है, तो वहां 7 चरण की हम एक बार स्वीकार कर लें कि भाई आबादी भी अधिक है, सीटें भी अधिक हैं, चुनौतियां भी अधिक हैं। लेकिन छोटे राज्यों में और जो अपेक्षा करें दूसरे राज्यों में 3-3, 4-4 चरणों का, वो बात समझ में नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए कि उसकी अपनी प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है कि जैसे-जैसे हम आगे जा रहे हैं, तो इतना समय लेने की आवश्यकता क्यों है? भाई पहले से अच्छा ये कोई सुनामी तो आई नहीं है कि आपको पता नहीं था पहले से। बिल्कुल। आपको पता है, तैयारियां आप कर रहे हैं, सुरक्षा बलों का इंतजाम आपके पास था, राज्यों के पास था, ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, तो तैयारियां नहीं है, ये बात भी कोई बहुत अब अटपटी सी लगती है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इतना लंबा खींचने का कारण क्या है। बिल्कुल आपने जो कहा मैं भी ये देख रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में अब एक सीट के लिए पहले चरण में, फिर दूसरे चरण में उनके यहाँ 3 सीटों के लिए 7 सीटों के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इतनी लंबी तैयारियां आप करते चले रहे थे, इतने आप बड़ा महायज्ञ तमाम, तो वो एक चीज दृष्टिगत होती है। दूसरी चीज, अगर मध्य प्रदेश में आए तो मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा सीटें हैं, हम उसको अगर राजनीतिक चश्मे से देखें, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, बीजेपी ने अपने 29 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस द्वारा अभी 10 प्रत्याशियों की घोषणा की गई, एक सीट उन्होंने छोड़ी हुई है सपा के लिए, खजुराहो की, बाकी 18 में बची हुई है। तो अभी तक का जो पिक्चर निकल कर आया है, कैसे देख रहे हैं आप मुकाबला? क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश में 29-0 पर खेलने की कोशिश में जुटी हुई कि हम पिछली बार 28 जीते थे, इस बार 29-0 पर मुकाबला खत्म करें। लेकिन जो अभी देखिए एक पहला चरण, जैसे कांग्रेस ने सिर्फ 10 सीटें घोषित की हैं, और ये निकल कर आ रहा है कि चाहे वो जो ग्वालियर चंबल संभाग है, वहां काफी कठिनाइयां बीजेपी के लिए उत्पन्न हो सकती हैं। तो अभी क्या देख रहे हैं आप? बाकी जब सूची आएगी तब हम और करेंगे, लेकिन संभावनाएं कैसी देखते हैं आप, राजेश? देखिए, अगर हम दोनों पार्टियों को देखें संजीव भाई, तो ऐसा हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे राजनीति के और चुनाव के मूड में रहने वाली पार्टी है। साल भर उसका चुनावी तंत्र एकदम तैयार रहता है, और किसी भी डेमोक्रेसी में हम इसकी तारीफ करनी चाहिए। हमने दूसरी तरफ देखा कि कांग्रेस अभी विधानसभा में हार की, जो शर्मनाक हार हुई है, उस हार के झटकों से उबर नहीं पाई, नंबर एक। नंबर दो, उसके कांग्रेस के मध्य प्रदेश में आप देखें, राजस्थान में आप देखें, और कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में जो सबसे कद्दावर नेता, आदिवासी नेता थे नंद कुमार साय, जो बीजेपी से ही आए थे, वापस बीजेपी में चले गए। तो ये जो आयाराम गयाराम चल रहा है, उसने भी कांग्रेस को झटका पहुंचाया है। तीसरी बात यह है कि देखिए, कांग्रेस ने अभी अपने सारे कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए, तो अभी इट्स टू अर्ली टू से कि भाई राजनीतिक समीकरण क्या बनेंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस ने तैयारियों में थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो झटके लगे हैं, उसकी वजह से कांग्रेस को थोड़ा सा एक सुस्ती सी नजर तो आई है, थकान सी उसके उस पर तो नजर आ रही है। लेकिन देखिए, कई बार क्या होता है कि जब रिजल्ट, जब कैंडिडेट आपके सामने होते हैं, जब सारी चीजें सामने हो, समीकरण आपके सामने होते हैं, तो फिर उत्साह भर जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा हम देखें कि कैंडिडेट कैसे आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि मैंने आपके शो में भी कहा है कई बार कि अगर राहुल गांधी की न्याय यात्रा इस समय नहीं होती, तो शायद जो सेंट्रलाइज कैंपेन है कांग्रेस पार्टी का, वो कहीं और बेहतर और कोऑर्डिनेशन उसमें ज्यादा होता। तो इस न्याय यात्रा को के का मुझे लगता है उससे कुछ फर्क पड़ा है कांग्रेस के तैयारियों पे। जी बिल्कुल। राज जी, छिंदवाड़ा में तस्वीर साफ हो चुकी है। हॉट सीट देश में एक छिंदवाड़ा रहने वाली है, हो गई है, वहां का कैंडिडेट आ चुका है, वो नकुल नाथ कांग्रेस से सामने आ चुके हैं, और उधर विवेक बंटी साहू को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहां क्या आप कैसे देखते हैं, वहां का चुनाव कितना दिलचस्प बन सकता है, कितना ऐसा होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में लाज बची थी छिंदवाड़ा से 2019 में। इस बार आपको लगता है लाज बचने की संभावनाएं दिखती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां कर रखी, घेराबंदी कर रखी? आपकी प्रतिक्रिया राजेश जी? देखिए, मध्य प्रदेश में एक ही सीट, छिंदवाड़ा सीट ऐसी है जहां लोगों की निगाहें हैं। और अगर हम कहें कि आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए थे, और उसके बाद जब हुए थे, तो अकेली एक सीट थी छिंदवाड़ा की, जो कांग्रेस की झोली में थी। अब इस बार फिर इसलिए नजर है क्योंकि नकुल नाथ ने बीच में, आपको याद होगा कि अपने उस ट्विटर से कांग्रेस का निशान हटा दिया था, और कमलनाथ जी के बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद वो बड़ी जल्दी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, नकुल नाथ भी ज्वाइन करेंगे, और उनके बहुत सारे लोग जो जो उनके समर्थक थे,
वो भी कुछ ऐसी भाषा बोलने लगे थे जिससे लोगों के मन में शंका आई थी। क्या होता है संजीव कि राजनीति में आप यश की पूंजी को जो है आसानी से नहीं कमाते। यश की पूंजी कमाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन उसको गंवाने में एक पल लगता है। तो यश पूंजी को संभाल के रखना पड़ता है। मुझे लगता है कि शायद इस नजरिए से कमलनाथ जी के ऊपर एक एक चुनौतियों का एक बड़ा अंबार है। उन्हें अपने आप को प्रूव करना है, अपने को छिंदवाड़ा में निकालना है। ठीक है, वो अध्यक्ष हो या ना हो, उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष पद मायने नहीं रखता। बिल्कुल वो बिल्कुल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस समय सबसे बड़े चेहरे हैं, तो उनके ऊपर केवल छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी नहीं है। एक बिल्कुल सीट मान लीजिए वो निकाल भी लें, तो भी कम से कम दर्जन भर सीटों पर उनकी निगाह होनी चाहिए। दर्जन भर नहीं आ रही है, ये अलग बात है, लेकिन उनके उन्होंने तो ऊपर राय जी उन्होंने तो कहा 12-13 सीटें मिलेंगी ऐसा है, और ये एक राजनीति को कहना नहीं, भी चाहिए शायद। देखिए, जी आप कुछ नहीं, मैं आपको 2009 या 9 का उदाहरण बताता हूं कि जहां जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 2-4 सीटों पर संतोष करना पड़ता था, राहुल गांधी जब आए और उन्होंने इसके धुआंधार कैंपेन किया तो कितनी, मेरा ख्याल है 14-15 सीटें आई थी, अगर आपको याद हो तो लोग चौंक के शायद रह गए थे। तो ये होता है सारे, देखिए 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी, और कमलनाथ की सरकार तो बहुत थोड़े समय रही, तो ज्यादातर तो बीजेपी की सरकार ही है, तो उनके भी नकारात्मक कुछ काम होंगे। लाडली शिवराज अब है नहीं, लाडली बहना को अब उतना प्रोत्साहन या वो उतना बड़ा उसकी पब्लिसिटी या वो जो ड्रामेबाजी है वो नहीं हो रही जो शिवराज करते थे। तो अब उसका असर कितना पड़ेगा, ये पहली परीक्षा होगी विधानसभा चुनाव के बाद। तो कुल मिलाकर के बड़ा दिलचस्प दृश्य है मध्य प्रदेश में। मुझे ऐसा लगता है कि एक नहीं बल्कि 5 या 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस बीजेपी को बहुत गंभीरता से टक्कर देगी। जी। बिल्कुल बिल्कुल राय जी, अंतिम सवाल करूंगा। देश में जो अगर परिदृश्य को हम देखें, हालांकि अभी बहुत सारा, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो, दोनों को अपने अपने बहुत सारी जगहों पर अभी सीटों का बंटवारा होना है, और भी कई समीकरण है, कहीं आना जाना जो चल रहा है, सारी चीजें होनी। लेकिन मोदी जी का जो अब की बार 400 पार का एक नारा है, 370 या उसके पार बीजेपी का नारा है, इसे कैसे देख रहे हैं? ये कहां कुछ ठहरने की संभावना है अभी? अर्ली वही आप कहेंगे कि बहुत जल्दबाजी हुई कहना, लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर हम देखें जो तस्वीर बन रही है, उसमें क्या कुछ कठिनाई है एनडीए या बीजेपी जो उनका प्रमुख वो है, मुखिया है उसको, और इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया का जो अपना कि इनको रोकना है, दोनों पर आपकी अंतिम उसमें टिप्पणी। देखिए, अगर आप एनडीए और इंडिया को देखें तो मुझे लगता है कि दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जी अब जो, मान लीजिए एनडीए देखते हैं पहले, तो उनके साथ पिछले चुनाव तक लंबे समय से साथ रही, अब शिवसेना नहीं है उनके साथ, टूटी आधी अधूरी शिवसेना का एक टुकड़ा है, उनके साथ अकाली दल नहीं है, जी है ना? तो उनके साथ कई ऐसे पुराने साथी नहीं हैं जो हुआ करते थे, और जो हैं तो वो आधे अधूरी शक्ल में हैं। बिल्कुल एनसीपी जो है वो भी अजित पवार के साथ है, और अनुभव ये बताता है, आप जब से भारत में देख लीजिए कि जो भी पार्टियां टूटती हैं उसमें जो मूल पार्टी होती है, लोग उस पर भरोसा करते हैं, चाहे उसका मुखिया कोई खानदान वाला हो, चाहे परिवार वाला हो, और चाहे कोई भी हो। जैसे आपने देखा कि इंदिरा गांधी को तो पूरी पार्टी ने निकाल दिया था 1979 में, और उसके पहले 10 साल पहले 1969 में वो अकेली थी। तब 2-2 बार इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस पार्टी को गढ़ा, रचा और शिखर पर ले गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो मूल प्रधान नेतृत्व जहां होता है उस पे जाते हैं। एनसीपी वही असली है जहां शरद पवार है, शिवसेना वही असली है जहां उद्धव ठाकरे हैं। आप ये पाएंगे कि शिंदे या कोई इनको उतनी सफलता मिलने वाली नहीं है। थोड़ा सा झटका मैं समझता हूं, हम बात करते हैं तो ममता बनर्जी की ओर से बंगाल में इंडिया को लगा है। अगर वो गठबंधन होता, ढंग से होता, प्रॉपर वे में बात होती, तो शायद 10-12 सीटों पर कांग्रेस के लिए स्थितियां बन सकती थी। अब चूंकि ममता बनर्जी ने सारे उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक अलग स्थिति बन गई। लेकिन अब ममता बनर्जी बन के भी अगर आप देखेंगे, एक बार ममता बनर्जी की जगह खड़े होकर देखेंगे, तो ये पाएंगे कि दरअसल कांग्रेस के साथ लेफ्ट है, और लेफ्ट है उसी को तो हटाने में ममता बनर्जी ने हटाने के लिए कांग्रेस छोड़ी थी।
तो मुख्य लड़ाई तो लेफ्ट को हटाने की थी। तो जब लेफ्ट कांग्रेस के साथ है तो ममता बनर्जी कैसे उस पाले में रह सकती थी, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के बंगाल की राजनीति बड़ी दिलचस्प होती है। इट्स, अब मैंने जैसे कहा भी बहुत जल्दबाजी है। आने वाले दिनों में नाम घोषित होंगे, नामांकन दाखिल होंगे, नामांकन वापस भी होंगे, हो सकता है तब तक कुछ बात हो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कंफर्टेबली मुझे लगता है कि ठीक है, अखिलेश यादव के साथ उनका एक सम्मानजनक समझौता हो गया है। डीएमके आप देखें तमिलनाडु में उनके साथ बढ़िया समझौता हुआ है, तेलंगाना में उनकी सरकार है, कर्नाटक में उनकी सरकार है, हिमाचल में उनकी सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ उनका समझौता ठीक ठाक हो गया है। पंजाब में वो अपने अपने ढंग से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो पंजाब की जो चुनावी रणनीति में समझता हूं, जितना मैंने पंजाब को कवर किया है, मैं कह सकता हूं कि पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलग अलग लड़ना ही उचित है। उससे क्या होगा कि अगर ये दोनों मुख्य पार्टी बन गई मान लीजिए इलेक्शन कैंपेन में, तो बीजेपी और अकाली ये 3 और नंबर 4 पे खिसक जाएंगे। 1 और 2 पार्टी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बन गई जैसे कि समीकरण अभी हैं, तो ये ठीक दिख रहा है। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति कोई बहुत अच्छी मुझे नजर नहीं आती। बिहार में नीतीश कुमार को लिया जरूर है उन्होंने, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन भी उनको कड़ी चुनौती दे रहा है। गुजरात अलबत्ता बीजेपी के लिए बहुत ही सुरक्षित सा स्थान है। महाराष्ट्र की हमने बात कर ली। नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम जानते ही हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही स्थितियां ऐसी रहती हैं जहां पर के जो केंद्र की सरकार होती है, आमतौर पर वहां की जो प्रादेशिक पार्टियां हैं या वहां के जो नेता हैं वो उस तरफ देखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये तस्वीर है। कैंडिडेट आने दीजिए, थोड़ा सा चुनाव का रंग बढ़ने दीजिए, मुझे लगता है तब शायद स्थानीय मुद्दों, प्रत्याशियों और आने वाले चुनावी माहौल को लेकर हम लोग बात कर सकेंगे। जी नहीं, लेकिन जो 400 पार 370, मुझे लगता है 272 में भी काफी मुश्किलें आ सकती हैं पेश, यदि ढंग से चुनाव हो गए तो। देखिए, लोकतंत्र है, कोई भी पार्टी 400 पार का सपना कांग्रेस क्यों नहीं देख सकती? 400 पार का सपना कोई तीसरी पार्टी क्यों नहीं देख सकती? देख सकती है। लेकिन 400 पार में कल परसों में एक चैनल की डिबेट में था, उसमें उस बीजेपी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हम तो पूरी 500 सीटें जीतना चाहते हैं, 543 सीटें जीतना चाहते हैं। मुझे इसमें एक खतरा दिखता है संजीव भाई। जी। सपने देखना अलग बात है, लेकिन 150 करोड़ की आबादी के आसपास हम पहुंच रहे हैं। उस मुल्क में प्रतिपक्ष कितना दुर्बल हो जाए, विपक्ष इतना कमजोर हो जाए, ये बात शायद मैं एक जागरूक नागरिक की हैसियत से नहीं पसंद करूंगा। कोई सरकार तब अच्छा काम करती है जब विपक्ष उसकी आंखों में आंखें डालकर के सवाल पूछता है। जहां विपक्ष रहेगा ही नहीं, बहुत कमजोर रहेगा, तो वहां फिर उसके तानाशाह होने का खतरा बढ़ जाता है सरकारी दल का, या अधिनायकवादी प्रवृत्तियां पनपने लग जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज ठीक नहीं लगती मुझे कि 400 पार और 500 पार, ये कहने में नारे के लिए ठीक है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे 4 पीएम के दर्शकों को, चाहे वो चुनावों की तारीखों का जो ऐलान हुआ है, पूरा कार्यक्रम है उसके बारे में और क्या कुछ देश में संभावना नजर आती बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेश बादल जी, जो साफ कहीं कह रहे थे कि जो चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ है, निश्चित तौर पर जो इनबैलेंस दिखता है कि कहीं 7-7 चरण, कहीं 3 चरण, कहीं 4 चरण और कहीं 1 चरण, जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, उसमें कई जगहों पर ऐसी स्थितियां नहीं थी कि जहां इतना लंबा जाना था और कहीं एकदम एक ही चरण में करा लेना था। एक वो हालत, और दूसरा वो साफ कह रहे हैं कि नारा देना और बात है 400 पार का, 370 अपनी दम पर या इससे पार कह देना अलग बात है, लेकिन हालात कुछ जुदा हैं। देश में जो अभी परिस्थितियां हैं, जनता है, जनता सब कुछ अपना जो ये उसका वर्डिक्ट देने का टाइम आता है तो बहुत सोच समझ कर देती है। और उनका यह भी कहना रहा कि जो ये चुनाव है, इस चुनाव में बहुत दिलचस्प मुकाबले की स्थितियां बनी हुई हैं और अभी जब सारी जगहों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा, गठबंधन या जो और सीटों का बंटवारा पूरी तरह साफ हो जाएगा, तो दृश्य और भी साफ हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर इस चुनाव में बहुत आनंद आने वाला है, मजा आने वाला है, मुकाबला टफ होने वाला है, रहा बीजेपी या एनडीए के लिए आसान नहीं है। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि यह चर्चा आपको कैसी लगी और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।